हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव रंजन आप सभी का R24 स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं बायोलॉजी का चैप्टर, जो चैप्टर 1 है आप लोगों का क्लास 12th का, जो आपको एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो आप लोग जो बिहार बोर्ड का जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ये आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। आज मैं आप लोगों का चैप्टर 1 जीवों में जनन, जो आप लोगों का चैप्टर है वो जीवों में जनन चैप्टर लेकर आया हूँ। और उस चैप्टर जो है आप लोग का ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर क्या आप लोग का कहा जाता है जीवों में जनन। चैप्टर क्या आप लोग का जीवों में जनन। जीवों में जनन का यानी जीवधारियों में जनन या जीवों में जनन, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। जीवों में किस प्रकार से जनन होता है, ये सब जो आप लोग अगर पढ़े होइएगा, टॉपिक्स पढ़े होइएगा या चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग पढ़े होइएगा, तो उसमें आप लोग वो जब हम ऑब्जेक्टिव कराए होंगे तो उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ आप लोग ये टॉपिक्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग के लिए। पहला टॉपिक है आप लोग का कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो होता है एक अलैंगिक प्रकार का होता है। कैसा होता है? अलैंगिक प्रकार के जीव के अंतर्गत आते हैं। जो अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या बताया जाता है कि लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन में क्या आता है? मुकुलन आता है, द्विखंडन, बहुखंडन, ये सब आते हैं। बीजाणु जनन भी आते हैं। तो कह रहा है कि ईस्ट में क्या कह रहा है? ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से होता है? तो मुकुलन के माध्यम से होता है। ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होंगे? मुकुलन के माध्यम से होते हैं। ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से? मुकुलन के माध्यम से होते हैं। तो आगे ध्यान दीजिएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है आप लोग का कि युग्मक क्या कहता है? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक जो है सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा, हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। युग्मक कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है आप लोग का अगला है कि निम्नांकित किस्में पादप काय अगुणित होते हैं। इनमें से किस्में पादप काय अगुणित होते हैं? किस इन सभी में पाए जाते हैं। शैवाल में भी होते हैं, कवक में भी होते हैं और ब्रायोफाइटा में भी होते हैं। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव है आप लोग का, कहता है अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? क्या कह रहा है? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव है आप लोग का कंद के बारे में। किसके बारे में है? कंद के बारे में। देखिए कहता है कंद किसका रूपांतरण है? कंद किसका रूपांतरण है? तो किसका रूपांतरण है? जड़ का। यानी कि जो कंद जो होते हैं जड़ में ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। उसी से द्वारा कहता है कंद का विकास भी होता है। चलिए आगे है अगला ऑब्जेक्टिव है काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? यानी काजू जो है क्या कहता है? काजू क्या कह रहा है? काजू निम्नलिखित में से कैसा फल है? काजू निम्नलिखित में से कैसा फल है? तो कौन सा फल है? नट फल। कौन सा फल है? नट फल। चलिए आगे ध्यान दीजिए। आगे कहता है नेम्यूल्स निर्माण में किसमें होता है? नेम्यूल्स का जो निर्माण होता है कहाँ पर होता है? तो स्पंज में होता है। कहाँ होता है? स्पंज में। कहाँ होता है? स्पंज में। ध्यान में रखिएगा सब कोई। चलिए आगे आप लोग का अगला ऑब्जेक्टिव है कि शुक्राणुओं के निर्माण में क्या कहता है? शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? यानी शुक्राणु का जब निर्माण किया जाता है उसमें कितने विभाजन होते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कितने होते हैं? तो 31 अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? 31 अर्धसूत्री विभाजन की। चलिए आगे है केचुआ कैसा प्राणी है? क्या कह रहा है अगला ऑब्जेक्टिव आप लोग का? केचुआ कैसा प्राणी है? केचुआ कैसा प्राणी है? याद रखिएगा द्विलिंगी। केचुआ क्या होता है? द्विलिंगी प्राणी होते हैं। चलिए
आगे है अगला कह रहा है आप लोग का, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? तो क्या है? पराग। क्या होता है? पराग जो होते हैं अगुणित होते हैं। चलिए अगला कहता है, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? बंगाल का आतंक जब वहाँ पर क्या होता है, जब जल में, बंगाल में जब जल में क्या होता है, कोई भी हलचल होती है तो वहाँ का जो क्या कहा, बाढ़ उड़ आने की संभावना बन जाती है, तो वहाँ बंगाल का आतंक किसे कहा गया है? जलकुंभी को कहा गया है। किसे कहा गया है? जलकुंभी को। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। कहता है, आगे ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेते हैं? यानी ठहरे हुए पानी में उगता है, यानी कहीं भी ठहर जाता है और ठहरने के दौरान क्या करता है, वहाँ पर ऑक्सीजन खींचना शुरू कर देता है। तो क्या होगा? जलकुंभी होगा। क्या होगा? जलकुंभी। यानी बंगाल का आतंक भी किससे कहा गया? जलकुंभी को। और ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन खींच लेता है, वो कौन होता है? जलकुंभी ही होता है। आगे आप लोग का आगे कह रहा है कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मक होता है तब यह क्या कहलाता है? नर और मादा में जब गैमीट में जो युग्मकों का निर्माण होने लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो लैंगिक जनन। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। क्योंकि लैंगिक जनन में क्या होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल, यानी विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए आगे। आगे कहता है कि मध चक्र क्या कह रहा है? मध चक्र पाई जाती है। इनमें से किसमें मध चक्र होती है? मध चक्र किसमें पाई जाती है? तो जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, जो प्राइमेट होते हैं, उस सभी में मध चक्र पाए जाते हैं। देखिए, गाय में भी होता है, भेड़ में भी होता है और कुत्ता में, यानी इन सभी में क्या होते हैं? मध चक्र पाए जाते हैं। चलिए आगे आप लोग का 15 नंबर, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव आप लोग का, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कहाँ होता है? यानी उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उनमें निषेचन कहाँ पर होता है वो बताना है। तो कहाँ पर होता है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। आंतरिक होता है, अंदर की ओर होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में जो निषेचन होता है क्या होता है? अंदर की ओर होता है। ठीक है। और जल में जो जीव रहते हैं उनमें जो निषेचन होता है ज़्यादातर बाहर होते हैं उसमें। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे कहा जाता है, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव आप लोग का, सल्ककंद किसका उदाहरण है? सल्ककंद किसका उदाहरण है? प्याज का। किसका उदाहरण है? प्याज का उदाहरण है सल्ककंद। चलिए अगला, चलिए कहता है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन कहाँ पर होता है? देखिए, फैलोपियन नली में होता है। कहाँ पर होता है? फैलोपियन नली में। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव आप लोग का, कहता है प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है? यानी प्राकृतिक जो अनिषेक जनन होते हैं वह किसमें पाए जाते हैं? तो मधुमक्खियों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मधुमक्खी में पाए जाते हैं। चलिए आगे है आप लोग का द्विनिषेचन। अगला क्या है आप लोग का? द्विनिषेचन का परिणाम। क्या कहता है? द्विनिषेचन का परिणाम किसमें होता है? ध्यान दीजिएगा, भ्रूणपोष में होता है। द्विनिषेचन का परिणाम भ्रूणपोष में। अगला है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फॉर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? यानी कि बीजाणुओं के द्वारा जो जनन करते हैं, मॉस हो गया, फॉर्न हो गया, इन सभी को कौन से समूह में रखा गया है? याद रखिएगा, क्रिप्टोगैमस में रखा गया है। किस में रखा गया है? क्रिप्टोगैमस में। चलिए आगे आइए, ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? तो क्या कहा था? कयांतरण कहलाता है। याद रखिएगा, ऐसे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित करते हैं क्या कहलाते हैं? कयांतरण कहलाते हैं। चलिए
आगे आप लोग का चलिए इसमें आप लोग का इतना ही था। ये जो आप लोग को जो चैप्टर दिया गया है चैप्टर 1 का था आप लोग का, और अच्छे से इसको कर लीजिएगा। ये जो टोटल कंप्लीट आप लोग को ऑब्जेक्टिव दिए हैं ये आपका 21 ऑब्जेक्टिव है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में आप लोग को लिए लाएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।